Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss another age, that is the age of Chaucer, also known as Chaucerian age. इसकी जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होती है 1340 से एंड 1400 पे इसकी जो टाइमिंग है खत्म हो जाती है। अब दोस्तों एज ऑफ चौसर को एज ऑफ चौसर क्यों कहा जाता है? बिकॉज चौसर वॉज द ओनली प्रोमिनेंट राइटर इन दिस एज। इससे अलावा बाकी के राइटर भी हैं, 4-5 और राइटर भी थे इस एज में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास राइटर था, ठीक है, वो चौसर ही था। चौसर के अलावा कोई भी और जो राइटर था वहाँ पे प्रोमिनेंट राइटर नहीं था। यही रीज़न है कि इसे हम एज ऑफ चौसर या फिर चौसेरियन एज कहते हैं, क्योंकि चौसर ही इज़ द फर्स्ट स्टोरी टेलर, ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ही इज़ फर्स्ट मॉडर्न राइटर एंड इनफैक्ट ही इज़ द फर्स्ट रिफॉर्मर एंड फर्स्ट राइटर ऑफ रेनेसां। सो ही हैज़ स्टार्टेड एवरीथिंग, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को ही इन्होंने बनाया था। तो फिर इसके अलावा और कौन इंपॉर्टेंट बंदा हो सकता है इस एज में, ठीक है, इसीलिए हम इसे एज ऑफ चौसर कहते हैं, ठीक है। इसके पहली जो एज थी इंग्लिश लिटरेचर में वो थी एंग्लो सेक्शंस एंड एंग्लो नॉर्मन्स, जहाँ पे इंग्लिश जो थी डेवलप नहीं हुई थी, इंग्लिश थी ही नहीं। सो उन्होंने क्या था, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया था इंग्लिश कल्चर को, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, एक सडन प्लेग आता है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ आती है, तो ब्लैक डेथ में क्या होता है, लगभग जो 33% लोग थे वो मारे जाते हैं इंग्लैंड के, 33%। और मोस्टली ये कौन से लोग होते हैं, ये होते हैं लेबर क्लास, ठीक है। सो दिस प्लेग विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट प्लेग और ब्लैक डेथ इन 1348, सो इट टुक ऑलमोस्ट 33% लाइव्स विच वर मोस्टली फ्रॉम द रूरल क्लास और द लेबर क्लास। सो ऑल ऑफ ए सडन लेबर क्लास जो थी वो कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो चुकी, और उसके बाद जो लेबरर्स की जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती गई, और इसकी वजह से उनके पास जो थी काफ़ी सारी मनी आ गई, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली स्टेटस बढ़ेगा। और इसीलिए जो लेबर क्लास थी, जो रूरल क्लास थी, वो फाइनली मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी उसका हिस्सा बने थे। जब जो सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं वो, तो अब उन्हें पता चलता है कि यार सोसाइटी में तो बहुत सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो प्रेवलेंट हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मनी में बनाई जा रही है। जो रिलीजियस कलर्जिस हैं, जो हमारे चर्चेस के पादरीज वगैरह हैं, ये बहुत सारी मनी लूटते थे मतलब लोगों को, ठीक है। आपने देखा होगा कैंटरबरी टेल्स में, जैसे मॉन्क्स था वो काफ़ी लूटता था, फ्रायर काफ़ी लूटता था, ठीक है। तो जो चर्च अथॉरिटीज़ हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं लोगों को, है ना। तो उन्हें इस चीज़ का पता चला, ठीक है। सो उन्होंने उनकी जी क्या थी, एक साइकोलॉजी कहीं ना कहीं डेवलप हुई उनकी, और कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन था जो पहले वाली एजेस थी, क्योंकि पहले जो रूरल फोक थे उनको पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इन चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और वो जो चर्च अथॉरिटी से उन पे ब्लाइंड फेथ था उनका, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हुआ, ग्रेट प्लेग आया, तो वो सवाल खड़े करने लगे कि देखिए जी, हम तो आपको पूरा जो भी है हम करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, हर प्रेयर अटेंड करते हैं चर्च की, तो हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सवाल खड़े किए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ट्रांजिशन था। जो उनका बिल्कुल अननॉलेज बंदे थे, वो जो अनपढ़ बंदे थे, उनको कहीं ना कहीं अब नॉलेज हो रही थी मेन स्ट्रीम सोसाइटी की, कि सोसाइटी कैसे चलती है, इन चीज़ों की अब उन्हें नॉलेज हो रही थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन था। सो उसमें क्या था, चौसर की एज में जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन जो थे वो इसमें हुए थे, ठीक है। इसीलिए चौसर की एज को ट्रांजिशन एज भी कहा जाता है, और चौसर को जो है वो हम ट्रांजिशनल पोइट भी कहते हैं। हर एज में दोस्तों कोई ना कोई ट्रांजिशन तो होता ही है, तभी उसे हम डिफरेंट नेम देते हैं, डिफरेंट एज का नेम देते हैं, ठीक है। अब चौसर की एज में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिशन हुए थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन थे। जो 5 ट्रांजिशन थे उसमें सबसे पहले आता है प्रोज टू पोइट्री। आपको पता है एंग्लो सेक्शन में प्रोज में ही ज़्यादा लिखा जाता था, एंग्लो नॉर्मन्स में भी प्रोज में लिखा जाता था, लेकिन चौसर ने पोइट्री को इन्वेंट किया और पोइट्री भी लिखी जाने लगी तब से। सेकेंड जो ट्रांजिशन हुआ था वो था डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर से नरेटिव लिटरेचर की ओर से हुआ था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब जब आप अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन दो चीज़ों की, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर मान लो किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है तो वो 300 से 400 लाइन्स ले लेते थे किसी इवेंट को ही, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही वो 300-400 लाइन्स निकाल देते थे, मेन स्टोरी तो बाद में आती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर से जो है नैरेटिव लिटरेचर में इनकी शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो वो कहानियाँ लिखने लगे जिसमें कि नरेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा
कम किया जाने लगा, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेजेस को डिस्कस किया जाता था, अदरवाइज नरेशन पे ज़्यादा जोर रहता था, ठीक है। नरेटर इंक्लूड होने शुरू हुए थे इसके साथ, ठीक है। थर्ड था आइडियलिस्टिक लिटरेचर टू रियलिस्टिक लिटरेचर। देखिए पहले जो था भगवान के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ होती थी, भगवान के ऊपर सारी स्टोरीज ही भगवान के ऊपर थी, लेकिन उसके बाद सोसाइटी के ऊपर चीज़ें आने लग पड़ी, जो सोसाइटी में देख रहा था, जैसे कि चौसर ने लिखा है कैंटरबरी टेल्स में, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ चौसर ने लिखी हैं, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक लिटरेचर से रियलिस्टिक लिटरेचर की ओर भी एक रुझाव आया था इसी एज में, ठीक है। उसके बाद इस एज में जो था एक और ट्रांजिशन हुआ था जिसे बोला जाता था लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट। आपको पता है पहले चौसर की एज से पहले लोकल डायलेक्ट थे, इंग्लैंड की अपनी कोई लैंग्वेज ही नहीं थी, मतलब जर्मन वाले जर्मन बोलते थे, इंग्लैंड वाले अपने लोकल डायलेक्ट्स बोलते थे, तो फ्रेंच वाले जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। जो अपर क्लासेस थी वो मोस्टली फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो अपना कोई इंग्लैंड की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस एज में था लोकल से स्टैंडर्ड डायलेक्ट हो गया था, क्योंकि इंग्लिश की इन्वेंट कर दी थी चौसर ने, ठीक है। पांचवें में क्या हो गया था, पांचवें ये चेंजेस हुआ था, वो था कि लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश की ओर रुझाव हो गया था। पहले लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाता था, या फिर कुछ वर्क फ्रेंच में भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस एज में क्या हुआ, इस एज में चौसर ने इंग्लिश को पकड़ा और इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। तो इंग्लिश की जो इन्वेंट थी इस एज में वो चौसर ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ थी दोस्तों, उसके बाद एक और चीज़ थी, वो थी नेशनल जो पावर है ना, मतलब नेशनलिटी, इंग्लिश एज ए नेशन। ये इंग्लैंड के लोगों में बिल्कुल भी नहीं थी, वो गुटों गुटों में बंटे हुए थे और उनकी खुद की कोई नेशनल पावर नहीं थी। और आपको पता है कि फ्रांस के साथ इनकी लगातार 100 ईयर्स वॉर चली हुई थी, वो 1337 से लेके 1453 तक चली हुई थी, ठीक है। अब 3 बैटल जो आपको दिखाई दे रही हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल थी, ठीक है। पहली थी द बैटल ऑफ क्रेसी 1346 में हुई थी, जो द बैटल ऑफ पोइटियर्स जो 1356 में हुई थी, एंड द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट जो 1415 में हुई थी। ये 3 जो वॉर्स थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इन 3 एज में क्या हुआ था, इन 3 वॉर्स में क्या हुआ था, इंग्लैंड मैनेज टू डिफीट, जो फ्रेंच को डिफीट करने में मैनेज हो चुका था इंग्लैंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक नेशनलिटी की जो पावर है, नेशनलिटी की जो भावना है वो इंग्लिश लोगों में आई, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक नेशनलिटी की पावर आती है, ठीक है। जब आप हार देते हैं तो फिर आपके ऊपर आप अपने और ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जब वो जीते तो उनको जो था एक नेशनलिटी की पावर का एहसास हुआ और उनमें कहीं ना कहीं एहसास आया कि हमें भी जो है हम अब जीत सकते हैं, हमें भी अपनी लैंग्वेज बनानी चाहिए, हमें अपने की और अपनी सोसाइटी की और अपनी आर्मी को या अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम जो चौसर था वो अपनी लैंग्वेज लेके आया दोस्तों, अपनी लैंग्वेज लेके आया। जब चौसर ने इंग्लिश को बनाने का सोचा था तब उसके पास 4 ऑप्शन थी, एक थी नॉर्थम्बरियम, साउथम्बरियम, ईस्ट मिडलैंड और कैंटिश। अब चौसर ने जो था ईस्ट मिडलैंड को सिलेक्ट किया। अब उसने ईस्ट मिडलैंड को ही क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ईस्ट मिडलैंड को जब उसने सिलेक्ट किया और उसी को इंग्लिश लैंग्वेज उसने बता दिया, क्योंकि उसे पता था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो रहेगी, ठीक है। और जो ईस्ट मिडलैंड का डायलेक्ट था ये काफ़ी तीनों डायलेक्ट से काफ़ी ज़्यादा आसान था और बहुत ज़्यादा बोला भी जाता था, मतलब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला जो डायलेक्ट था वो यही था। और चौसर भी इसमें कॉम्पिटेंट था, बिकॉज चौसर भी खुद इसको यूज़ करता था, चौसर के एंसेस्टर्स ने भी इसको यूज़ कर रखा था, तो चौसर ने इसी को मॉडिफाई किया और इसी को इंग्लिश बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश जो थी वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बन गई थी 1362 में, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी 1363 में, और इंग्लिश ने फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया था स्कूल सिलेबस से 1386 में, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब लवेल ने जो है वो राइटली रिमार्क किया है इसके बारे में कि चौसर फाउंड हिज लैंग्वेज एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। साथ साथ सर वॉल्टर एले ने भी कहा है, ही प्यूरिफाइड द इंग्लिश ऑफ हिज टाइम फ्रॉम इट्स ड्रॉस, ही शेप्ड इट इनटू अ फिट इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज यूज, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज को उसने बनाया था उसके रिगार्डिंग जो रिमार्क किए गए हैं डिफरेंट राइटर्स के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि इस एज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है वो एक ही है, वो है जॉफरी चौसर। अब देखिए चौसर की एज की स्टार्ट होती है 1340 से, लेकिन अगर चौसर की बर्थ डेट की बात करें तो बर्थ डेट है उसकी 1343 से लेके 1400 तक। चौसर को फर्स्ट ट्रांजिशनल पोइट भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब चौसर का जो करियर है दोस्तों उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पीरियड है जिसे हम फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं, ये 30 ईयर्स का है, टोटल 30 ईयर्स है इसमें, जिसमें कि उसके यूथ के बारे में, उसके अर्ली मैनहुड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और उसकी जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है वो इसी एज में देखी जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ 17 की एज में जब वो 17 एज का था
तो ही वॉज मेड पेज टू प्रिंसेस एलिजाबेथ, ठीक है, और इसी के साथ उसके जो रॉयल कोर्ट के साथ कनेक्शन थे वो बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 19 की एज में वो किंग के साथ वन ऑफ द एक्सपीडिशन पे गया था 100 ईयर्स वॉर की, यहाँ पे उसे प्रिजनर रख लिया गया था और ऐसा माना जाता है कि किंग ने उसको रैंसम किया था, ठीक है, मतलब उसको पकड़ लिया गया था, फिर किंग ने कुछ पैसे दिए थे और उसको छुड़वा लिया गया था, मतलब ही वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द किंग, ठीक है, तो इसीलिए उसको पैसे दे के बचवाया था ना, तो इसी वजह से उसके जो रॉयल कनेक्शन थे यहाँ से बनने शुरू हो गए थे। एंड देन इसी के दौरान उसने फिलिपा रॉयड के साथ शादी कर ली थी, जो कि सिस्टर थी थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट की, जो फेमस ड्यूक थे लैंकेस्टर के, ठीक है। माना जाता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं, माना जाता है कि उसकी जो शादी थी वो ज़्यादा खुशी वाली नहीं थी, लेकिन हमारे पास इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब इस इम्पोर्टेंट फेज के कुछ वर्क्स जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रोमाउंट ऑफ द रोज, जो कि ट्रांसलेशन है फ्रेंच रोमन डी ला रोज की, ठीक है। यहाँ पे रोज का मतलब है लेडी ब्यूटी, गैदरिंग द रोज इसका मीन्स है लवर्स अटेम्प्ट टू विन हिज लेडीज फेवर, and there are different feelings which are aroused here, that is love, hate, envy, jealousy, idleness, sweet looks, ठीक है। so these are all the allegorical persons of the poet's drama. And then we have second book, that is Death of Blanche the Duchess, और इसे माना जाता है, बोला जाता है बुक ऑफ द डचेस भी, ठीक है, फेमसली कॉल्ड बुक ऑफ द डचेस, ओके। सो इट इज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ ब्लांशे, वाइफ ऑफ चौसर's पैटर्न जॉन ऑफ गॉन्ट, okay. Then we have one more poem, that is Complaint to Piet, which is a graceful love poem. And then we have another poem, that is ABC. It is a prayer to the Virgin, translated from the French of a Cistercian monks, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड हमारा कंप्राइजेस करता है 15 ईयर्स को, जो उसकी लाइफ को कवर करेगा एज ए डिप्लोमेट एंड मैन ऑफ अफेयर्स। इस एज में, इस पीरियड में इटालियन इन्फ्लुएंस सीम्स स्ट्रॉन्गर देन फ्रेंच, ठीक है। सो इटालियन इन्फ्लुएंस देखी गई है इस पीरियड में, इस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। 1370 में क्या हुआ था, उसे अब्रॉड भेजा गया था डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए इटली में, टू अरेंज ट्रीटी विद जेनोवा। सो हियर चौसर वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन राइटर्स सच एज पेट्रार्क, दांते एंड बोकाशियो, लाइक पेट्रार्कन स्टाइल ऑफ मोरालिटी, दांते स्टाइल ऑफ एलिगोरिकल थिंग्स एंड बोकाशियो's वे ऑफ राइटिंग द शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। सो ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज राइटर्स, दैट इज पेट्रार्क, दांते एंड बोकाशियो, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स डिस्कस कर लेते हैं इस एज के। सबसे पहला और मेन जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है इस पेज का, इस पीरियड का, वो है ट्रोइलस एंड क्रेसीड। सो ये चीफ वर्क भी है इसी एज का, ओके, बिकॉज शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ इट इन हिज ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ओके। नाउ द इमीडिएट सोर्स ऑफ चौसर's पोएम इज बोकाशियो's इल फ्रेस्टेतो द लव स्मिटन वन, ठीक है। तो बोकाशियो के इल फ्रेस्टेतो से लिया गया है इसका आइडिया जो है, ठीक है। सेकंड वर्क है द हाउस ऑफ फेम, ये भी अनफिनिश्ड पोइम है, कैंटरबरी टेल्स की तरह, इसको भी लंबा लिखना था लेकिन वो लिख नहीं पाया, ठीक है। तो द हाउस ऑफ फेम इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अनफिनिश्ड पोएम बाय चौसर, okay. Now in the poem the author is carried away in a dream by a great eagle from the brittle temple of Venus up to the hall of fame, okay. So it is also inspired by Dante, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, ऐसा था कि जो राइटर में अगर कोई नई फिलोसफी तैयार करनी होती थी तो वो क्या करते थे, वो ऐसे लिखते थे कि जैसे कि वो कोई ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी भी सिमिलरली ही लिखी गई है, जिसमें कि क्या होता है, चौसर बोलता है कि वो कोई ड्रीम देख रहा था, ड्रीम में कोई ग्रेट ईगल उसको उठा के ले जाता है हॉल ऑफ फेम में, वीनस की पास से, वीनस से ब्रिटल टेम्पल ऑफ वीनस से हॉल ऑफ फेम में ले जाया जाता है, और यहाँ पे उसको पता चलता है कि एक हाउस ऑफ फेम है, जहाँ पे कि जो है तीन तरह के लोग जो है फेम को पाना चाहते हैं। एक वो है जो काम कर रहे हैं कि फेम मिल जाए उन्हें, एक वो है जो काम नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि उन्हें फेम मिल जाए, और एक वो हैं जो सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं और उन्हें फेम से कोई मतलब नहीं है कि फेम उन्हें मिले चाहे ना मिले, ठीक है। और फाइनली जो फेम है वो उसी बंदे को दी जाती है जो थर्ड वन था, जिसको फेम की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ काम करना चाहता था, हार्ड वर्क करना चाहता था, ठीक है। तो ये इस काइंड ऑफ स्टोरी है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। देन वी हैव लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। लेजेंड ऑफ गुड वीमेन भी बहुत ही कमाल की स्टोरी है दोस्तों। इसमें 9 लेजेंड जो है वो लिखे गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा लिखना चाहता था, 9 ही कंप्लीट कर पाया था, ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ जो प्लान था उसका कैंटरबरी टेल्स का भी चला हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए वो 9 लेजेंड के बारे में ही लिख सका था। और इसमें जो थिस्बे है, थिस्बे यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, थिस्बे जो है वो THISBE, ठीक है। थिस्बे जो है वो बेस्ट लेजेंड माना जाता है इसमें,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये भी एक कहीं ना कहीं ड्रीम लग रही है, ड्रीम आती है उसको, जिसमें कि उसको बोला जाता है, जो गॉडेस हैं वो बोलती हैं तुमने तो ट्रोइलस एंड क्रेसीड में जो है वुमेन्स की बड़ी ज़्यादा, वुमन को अनफेथफुल बताया है, वुमन की बड़ी ज़्यादा तुमने बेइज्जती कर रखी है, तब कुछ ऐसा लिखो जो तुम वुमेन्स को अच्छा प्रेज़ करो उनको, ठीक है, क्योंकि वुमेन के अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, तो वुमेन को जो है तुम प्रेज़ करो, क्योंकि तुमने वुमेन्स की ऑलरेडी बड़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रखी है, इंसल्ट कर रखी है, ठीक है। तो वो बोलती हैं अगर तुम उसको प्रेज़ कर दोगे तो तुम्हें जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड, जिसे हम इंग्लिश पीरियड कहते हैं और मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड भी कहते हैं उनका, ठीक है। ये 15 साल का था, इसमें वो घर पे ही रहते ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादातर घर पे ही रहते थे वो। फ्रेंच इन्फ्लुएंस अभी भी विजिबल थी, लेकिन इंग्लिश इन्फ्लुएंस जो थी वो उस टाइम पे डोमिनेट थी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम आज भी चौसर को जानते हैं, वो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। 1388 में पब्लिश किया गया था इसको, लेकिन इसको कंप्लीट जो है वो 1395 के आसपास किया गया था। 1386 से लेके 1395 तक वो स्टोरियन लिखे जा रहा था, ठीक है। और इन द फेमस प्रोलॉग द पोइट मेक्स अस एक्वेंटेड विद द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ हिज ड्रामा। जोफ्री चौसर हैज़ बिन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाय ड्राइडन, ठीक है। प्रोलॉग में बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ हमें वो रूबरू करवाते हैं जो उनके ड्रामा में आने वाले हैं, उनके पोइट्री में आने वाले हैं, और जोफ्री चौसर को जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। ड्राइडन आगे बोलते हैं कैरेक्टर्स के बारे में बोलते हैं वो, I see all the pilgrims, their humors, their features and their very dress as distinctly as if I had supped with them at the Tabard in Southwark। इसके साथ साथ वो कैरेक्टराइजेशन को प्रेज भी करते हैं और वो कहते हैं हेयर इज गुड्स प्लेंटी। सो ये भी उन्होंने हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के बारे में भी कहा गया है, ठीक है। अब मैथ्यू अर्नोल्ड कहीं ना कहीं उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। मतलब वो कह रहे थे कि चौसर जब सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे थे तो उनकी जो टोन है बोलने की वो बड़ी लाइट टोन है, ठीक है। जबकि जब आप सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हो तो आपको बिल्कुल सीरियस तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन चौसर का अपना ही अंदाज था और उन्होंने चौसर को प्रेज भी किया है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ विद हिम दैट आवर रियल पोइट्री वॉज बोर्न, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेंसर बोलते हैं चौसर इज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं कैंटरबरी टेल्स पे। एक्चुअल में क्या था, चौसर लिखना चाहता था 124 टेल्स, लेकिन ही कुड कंप्लीट ओनली 24 टेल्स इन हिज लाइफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पिलग्रिम्स जा रहे हैं टू द गोइंग टू द श्रीन ऑफ थॉमस ऑफ बैकेट इन कैंटरबरी। वहाँ पे जो है टोटल 29 पिलग्रिम्स है जो एक कैंटरबरी में एक होटल है वहाँ पे रुके हुए हैं, और दे आर होस्टेड बाय हैरी वैली हु इज़ वेरी काइंड ऑफ जॉली पर्सन, एंड Chaucer also comes there. He's the narrator, so his thoughts of writing a poem on those people. Okay, so Chaucer is the narrator, that is Geoffrey Chaucer. So total we have 31 people in, ठीक है, 31 people है टोटल हमारे पास इसमें। और जो वेरी ओपनिंग लाइन है पोएम की वो है अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर्स, ठीक है। सो अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर, इट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस पोएम, ओके। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट स्टोरी टेलर है वो है नाइट। वो स्टोरी बताता है पैलेमन एंड आर्काइड की। इसमें क्या होता है, पैलेमन और आर्काइड जो थे इनको बंदी बना लिया जाता है, और वहाँ पे वो एक लड़की देखते हैं एमिली नाम की, जो इन्हें बहुत पसंद आ जाती है। दोनों को पसंद आती है, दोनों दोस्त हैं, दोनों में एक फाइट हो जाती है लड़की की वजह से। आपको पता है ना, दो दोस्तों के अगर बीच कोई आता है तो वो लड़की ही होती है, तो इन दोनों के बीच भी लड़की आ जाती है, एंड देन बाद में वो आपस में लड़ते हैं, और देन जो शायद आर्केट उसको पैलेमन को हरा देता है, देन उसकी डेथ हो जाती है, देन वो पैलेमन से शादी कर लेती है। कुछ दिस काइंड ऑफ स्टोरी है ये, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये, क्योंकि इस स्टोरी को सिलेक्ट किया गया था बेस्ट स्टोरी, क्योंकि जो हैरी वेरीज है उसने ये आइडिया दिया था कि जाते टाइम भी हम लोग 2 स्टोरियाँ सुनाएंगे और आते टाइम भी हम 2 स्टोरियाँ सुनाएंगे, ठीक है। और जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट चुनी जाएगी उसको सफ़र दिया जाएगा सभी के द्वारा। ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस आइडिया भी था, क्योंकि सफ़र तो उसी के होटल में से दिया जाना था ना, ठीक है। और ये स्टोरी जो थी, जो नाइट की स्टोरी है, इट वॉज बेस्ड ऑन टैसिडा विच वॉज रिटन बाय बोकाशियो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टोरी टेलर है दोस्तों वो है पार्सन, और उसकी जो स्टोरी है वो डील्स करती है 7 डेडली सिंस के साथ, ठीक है। अब आउट ऑफ 24 टेल्स जो 22 टेल्स हैं वो वर्स में लिखी गई हैं, और 2 टेल्स जो है वो प्रोस में लिखी गई हैं। चौसर एंड जो पार्सन है वो
एक स्टोरी बताते हैं। ये दोनों स्टोरी जो प्रोस में लिखी गई है ना, एक चौसर ने बताई है और एक पार्सन ने बताई है। ठीक है, टोटल 23 पर्सन्स हैं जिन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं। अब लोग तो कहानियाँ 24 हैं, और इसका मतलब एक बंदे ने 2 कहानियाँ सुनाई हैं। वो कहानियाँ सुनाने वाला बंदा है चौसर। चौसर ने पहले सुनाई थी द टेल ऑफ सर थोपास, जो वर्स में थी, एंड देन उन्होंने बाद में सुनाई थी टेल ऑफ सर मेलेबियस। ठीक है, वो क्यों सुनाई थी उन्होंने? क्योंकि हैरी बेली को जो है वो सर थोपास की जो कहानी थी वो पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद नहीं आई है तो फिर मैं तुम्हें एक प्रोस में कहानी सुना देता हूँ, क्योंकि आई एम ऑफ शॉर्ट बिट, आई विल टेल ए टेल इन प्रोस। ठीक है, सो ये लाइन चौसर ने कही थी और उसके बाद उन्होंने सर मेलेबियस की कहानी सुनाई थी। ठीक है, इसके बाद जो नन प्रीस्ट की टेल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीस्ट फेबल, और इस कहानी का नाम है शैंटिसलर एंड द फॉक्स। ठीक है, ये कहानी आपने पढ़ी ही होगी, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, वाइफ ऑफ बाथ जो थी उसका नेम था एलिसन, और उन्हें मैडम गोसे भी कहा जाता था उनके दोस्त के द्वारा। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स जो हैं इसमें चौसर के द्वारा प्रेज किए गए हैं, वो है नाइट, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, प्लाउमैन एंड पार्सन, और टोटल 3 फीमेल कैरेक्टर्स है इसमें, वो है नन प्रायरस एंड सेकंड नन एंड वाइफ ऑफ बाथ। ठीक है, इसको दोस्तों मैंने ये कुछ मेन पॉइंट बताए हैं इस पोइम के। ये पोइम बहुत बड़ी है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने ये पढ़ी भी होगी। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा इसको अलग से, क्योंकि इस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जो इसके अलावा चौसर के अलावा भी कुछ राइटर थे जो इंपॉर्टेंट वन थे। सबसे पहले हमारे पास है विलियम लैंगलैंड, जिसका जन्म 1332 में हुआ था, शायद कंफर्म नहीं है, और डेथ कब हुई थी ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, सो ही वॉइसेस द सोशल डिसकंटेंट, प्रीचिंग द इक्वलिटी ऑफ मैन and the dignity of labor. So, okay, so his famous work is Piers the Plowman. It is divided in 2 parts. The first part contains the vision of Piers, and the second is a series of visions that is called the search for do well, do better, do best. Means do well, better, best. Okay, so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है पायर्स द प्लाउमैन। इसकी समरी देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। ठीक है, सेकेंड राइटर हमारे पास आता है जॉन बाइक्लिफ, जिसके जन्म शायद 1324 में हुआ था और डेथ उसकी हुई थी 1384 में। ठीक है, ही इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ही इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, एंड देन ही इज ऑल्सो द फर्स्ट मैन टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश फ्रॉम Latin Vulgate, not from Greek and Hebrew, which was in the original Bible. ठीक है, so he was the member of he was the leader of a group called Lollards, and its aim was to reform church corruption. After his death, John Purvey became the leader. Then third writer we have is John Mandeville. John Mandeville, he has written a work that is known as Voyage and Travel of Sir John Mandeville, which was published in 1356. Then we have one more writer, that is John Gower. He is a friend of Geoffrey Chaucer, and he has been called Moral Gower by Geoffrey Chaucer. His works include Mirror de Lyon, which means Mirror of the Meditative Man, and it was written in French. ओके, सो ही इज ऑल्सो इसके भी चौसर की तरह इसका भी करियर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंच, देन इटालियन, देन इंग्लिश। ठीक है, फ्रेंच फीस में इसका वर्क है मिरर डी लियोम, विच मीन्स मिरर ऑफ द मेडिटेटिव मैन, एंड देन वी हैव बॉक्स क्लेमेंटिस। इसका इंग्लिश टाइटल है वॉइस ऑफ द क्राइंग आउट, इट डील्स विद पीजेंट रिवेलियन, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1381। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जो राइटर है वो कहीं ना कहीं पीजेंट के खिलाफ है। उसका मानना था जो पीजेंट का कोर्स था उस टाइम पे सही नहीं था, क्योंकि पीजेंट इंग्लैंड जो था उस टाइम पे ऑलरेडी 100 ईयर्स वॉर में था फ्रांस के साथ, तो वो कहीं ना कहीं गलत थे उस टाइम पे। उनका सरकार के खिलाफ, किंग के खिलाफ आवाज़ उठाना उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे गलत था। ठीक है, सो ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड पीजेंट इन दिस वर्क। ठीक है, एंड लास्ट वर्क वी हैव इज कन्फेसियो अमेंटिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लवर्स कन्फेशन। ठीक है, नेक्स्ट राइटर वी हैव इज थॉमस हॉकलिफ। सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ द स्टूपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर। Okay, so his works include, now who is the excellent master? Excellent master is Geoffrey Chaucer. ठीक है, तो इसके जो वर्क्स हैं वो हैं द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, इट इज बेस्ड ऑन चौसर्स हाउस ऑफ फेम, एंड ही इज ऑल्सो रिटन बैलेड्स आफ्टर किंग रिचर्ड सेकंड बोर्न वर ब्राउट टू वेस्टमिंस्टर। ठीक है, नेक्स्ट राइटर वी हैव इज जॉन लिडगेट। इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ट्रॉय बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ट्रॉय बुक के ऊपर, ट्रॉय की कहानी आपको पता होगी, नहीं पता है यूट्यूब पे वीडियो है, यूट्यूब पे इसकी मूवी है, वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ट्रॉय की स्टोरी तो आपको पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव सीज ऑफ थीव्स। सीज ऑफ थीव्स आपको पता है ना, उसकी इडिपस की जो कहानी है, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये 3 वर्क्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये। ठीक है, इसके साथ साथ उस टाइम पे स्कॉट में भी कुछ राइटर लिख रहे थे जो जिन्हें स्कॉटिश चौसेरियन कहा जाता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है किंग जेम्स वन, जिन्होंने वर्क्स लिखा था किंग स्क्वायर 1424 में पब्लिश किया गया था और ये राइम रोल में लिखा गया था। ठीक है, चौसर के अलावा उस एज में राइम रोल में लिखने वाले बंदा यही था। ठीक है, चौसर के बाद जिसने चौसर की जो पोइट्री टेक्निक थी उसको कॉपी किया था। देन वी हैव रॉबर्ट हेनरिसन, जिनका इंपॉर्टेंट वर्क है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड। इट इज बेस्ड ऑन चौसर्स ट्रोइलस एंड कर्सीड। ये भी ट्रोइलस एंड कर्सीड ही कहानी है। ठीक है, कर्सीड की ही कहानी है। ठीक है, इस एक तरह से। ठीक है, रॉबर्ट हेनरिसन ने जो लिखी है। देन वी हैव गेविन डगल्स, ही हैज रिटन द पैलेस ऑफ ऑनर। एंड लास्ट वी हैव विलियम डनबार, he is also the poet laureate of Scotland. He has written 2 works, that is the Dance of Seven Deadly Sins and the Two Married Women and a Widow. It is a bad filthy satire. तो दोस्तों यहीं पे हमारी जो एज है द एज ऑफ चौसर और चौसेरियन एज 1340 to 1400 यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।